बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 17 सांस सांस में बांस पढ़ा रही हूँ, जिसमें बांस की उपयोगिता को ही समझते हुए लेखक ने ये तक कहा है कि बांस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ, बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट तक ले जाया जाएगा। अब यहाँ पर ये बातें कहकर लेखक ये बताना चाहता है कि वास्तव में बांस की उपयोगिता मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक है। जिस बांस के झुरमुट को हम बिल्कुल बेकार और उपयोगी नहीं समझते थे, उसकी उपयोगिता का जब हमें थोड़ा सा भान हुआ कि हम बांस से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो इस बांस का उपयोग उद्योग धंधे के रूप में चल निकला। बड़े बड़े मकान, बहुमंजिली इमारतें जो कि बांस के ही जरिए जोड़ जोड़कर कारीगर ऊपर नीचे से ऊपर तक चढ़कर सारे कार्यों को करता है। बांस को सीढ़ियों के आकार में रस्सी के सहारे बांधते हुए बांस ईंटे की जुड़ाई, पुताई, सब कुछ काम उसी बांस पर बैठकर वो कर लेता है और जमीन से उठने वाली इमारतें आकाश चूमने लगती हैं धीरे धीरे उसी बांस के जरिए। पहुंचने का साधन वही है, तो क्या नहीं है इसमें। छोटे मोटे चीज से लेकर के बांस का अचार, मुरब्बा तक उपयोग में लाया जा सकता है। और वास्तव में इसकी उपयोगिता उस समय समझ में आती है जब खेती बाड़ी का समय न हो, आप खेतों में काम करने का समय ना हो, खाली बैठे हों और आपके पास कोई काम ना हो, तो आपको पैसा कमाने का साधन बन जाता है ये बांस, जिसकी झुरमुटों से आप बांस को काट कर उसकी फर्रियाँ बनाकर, खपच्चियाँ बनाकर, आकार देकर मछली पकड़ने वाला जाल, घर के फर्नीचर, टोकरी, टोपियाँ और बहुत सारे बर्तन, सजावट के सामान, चटाई, सब कुछ बना सकते हैं। और इस चीज़ को हम खाली समय में करते हैं, जब हमारे पास खेती बाड़ी का काम नहीं है, बरसात का सीज़न होता है, ऋतु होती है और खाली बैठे बैठे हम घरों में एक उद्योग चला सकते हैं। कुटीर उद्योग कह सकते हैं, छोटे पैमाने पर किया हुआ, और धीरे धीरे उसको बाजार में देकर हम अच्छी कीमत, अच्छी लागत पा जाते हैं। तो इन बांसों को व्यर्थ और बेकार नहीं समझना चाहिए। इनसे भी हमें बहुत तरीके का सहारा मिल सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो मैंने आपको जहाँ तक पढ़ा दिया था उसी के आगे से मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। जुलाई से अक्टूबर, मैं यहाँ थोड़ा सा हिंट के रूप में लिख देती हूँ। जुलाई से अक्टूबर, ये यहीं से मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको मैंने इसीलिए लिख दिया है कि आप आसानी से ढूंढ लें अपनी किताब में। अपनी पुस्तक अपने सामने रखिए। अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ।
जुलाई से अक्टूबर घमासान बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसमान, या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गठाने दूर दूर हों। अब गठाने का मतलब होता है गांठ। बांस में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे गांठों की तरह होती है। कुछ बांस होते हैं जिनमें ये थोड़े दूर दूर पर गांठें होती है, यानी ये हिस्सा उसका काफी लंबा होता है, तो वो ज्यादा उपयोगी होता है, उसमें कम परिश्रम लगता है। और जिसमें गठाने नजदीक नजदीक होती हैं उसको काट छाट के बहुत कठिनाई से कार्य को किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात कि किस समय बांस के कार्यों को हम कर सकते हैं, जुलाई से अक्टूबर। जुलाई से अक्टूबर में जब वर्षा होती है तब इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तब इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। तो उसके बाद 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। अब जिस बांस को हम किसी भी चीज के लिए बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं उसको हम कहते हैं 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के बांसों से वस्तुओं का निर्माण होता है। वस्तुओं का निर्माण होता है। ये आवश्यक चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूं। अब बूढ़ा बांस जो होता है, बूढ़ा बांस कहने का मतलब बूढ़ा बांस यानी अर्थात ये सख्त होता है। सख्त मतलब कड़ा हो जाता है, पक करके सूख करके कड़ा हो जाता है, सख्त होता है। नरमी नहीं होती इसमें। तो कोई भी चीज आप बनाएंगे तो उसको जैसे ही उपयोग में लाएंगे वो कड़ा होने से टूट जाएगा। आप क्या करते हैं कि किसी भी चीज को बनाने के समय इसकी शाखाएं और पत्तियां छीली जाती हैं। वस्तुओं का जब निर्माण करना होता है तो शाखाएं और गठानों को
गठानों को काट छील कर चिकना किया जाता है। कुछ कुछ खासियत है इस पाठ की, जो विशेषताएं ही कहना चाहिए, जिसको कि मैं यहाँ लिखती चल रही हूँ। अब इतने के बाद इसको काटने के लिए भी हमको किन चीजों की आवश्यकता हो, क्योंकि बांस इतना आसानी से कटने वाली चीज नहीं है कि आप इसको बड़ी आसानी से किसी भी औजार से काट लेते हो, तो ऐसा नहीं है। इसकी जो काटने के लिए एक विशेष प्रकार का चाकू उपयोग में लाते हैं, जिसे हम कहते हैं दाव। ये जो होता है बांस को काटने के लिए एक विशेष प्रकार के चाकू का उपयोग करते हैं, जिसे दाव कहते हैं। ये चांद जैसे आकार का होता है। ये मैंने थोड़ा सा बता दिया। ये समझ लीजिए ऐसे आपका इस तरह चांद के आकार का होता है, जिसमें काफी धार होती है और जिससे आसानी से बांस को काटा जा सकता है। तो इसकी खासियत जो थी वो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी आपको बता दी। अब इस दाव से हम इस दाव चाकू से लेकर हम बांस को छील कर इसकी गठानों को काट कर पतली पतली पट्टियों के रूप में ऐसे पतली पतली आकार में पट्टियों की तरह हम इसको काट लेते हैं। यानी हमें कुछ भी बनाना हो तो हमें, और ये काम हम बूढ़े बांस से नहीं कर सकते, क्योंकि बूढ़ा बांस जो होता है बिल्कुल सख्त होता है, इसीलिए उसे बूढ़ा बांस कहा है। जिस बांस को हम उपयोग करते हैं उसकी उम्र जो होती है वो 1 से 3 वर्ष के अंदर की ही होनी चाहिए, तब उसमें उतनी शक्ति नहीं आएगी और उसे आसानी से पतली पतली पट्टियों की तरह काट कर, खपच्चियों की तरह काट कर, विभिन्न रंगों में भिगोकर, कई रंगों का बनाकर, फिर हम उसे मोड़कर किसी भी आकार में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए बूढ़े बांस को हम उपयोग नहीं कर सकते। बूढ़े बांस का उपयोग बहुत ज़्यादा होगा तो ईंधन के लिए प्रयोग कर सकते हैं, जलाने के काम आ सकता है। इसके अलावा उससे कोई भी चीज बनाने में वो टूट सकती है। अब कहा है कि मसलन आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। अब अगर हमको कोई बैठने के आसन की तरह चीजें बनानी है
तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि बांस की जितनी गांठें होंगी उन गठानों से हम काट लें, बिल्कुल चिकना करके उसे चिकना करके हम काट लेते हैं। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3-4 गठानों वाली खपच्चियां काटी जाएं। अगर हम आसन बनाएंगे तो हमें एक गठान से दूसरे गठान के बीच जो खपच्चियां होंगी, जो गठाने होंगी, गांठें होंगी, उसे वाली ही लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर चिकना नहीं होगा तो उस पर बैठने वाली जो चीज है वो अच्छी तैयार नहीं होगी। लेकिन अगर हमें और कुछ बनाना है, टोकरी वगैरह, तो हम कई गठानों वाली भी ले सकते हैं। ये इसकी खासियत है कि जो चीज़ हमें जैसी बनानी है हम बांस को उसी आकार का लेके उपयोग में लाते हैं। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। अब दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि अगर हमको बांस की टोकरी बनानी है तो टोकरी का आकार कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है। बड़ी टोकरी बनानी है तो कई गठानों की पट्टियां लेनी होगी, और अगर छोटी टोकरी बनानी है तो हमें 2-1 गठानों की लेनी होगी। तो ये निर्मित होता है कि हमें कितना बड़ा आकार देना है बांस से। बड़ी टोकरी, छोटी टोकरी, छोटी टोपी, बड़ी टोपी, या जो आप समझिए जो भी चीज़ें बनानी है उसका आकार कितना बड़ा है, उस आधार पर हम चीज़ों का निर्माण करते हैं। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो इन विशेषताओं को मैं इसलिए अलग से लिख दे रही हूँ कि ताकि आपको पाठ की जो अधिकतर चीज़ें हैं याद हो जाए कि इन खपच्चियों की चौड़ाई इन खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच के आसपास रखी जाती है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा चौड़ा करेंगे तो उसे मोड़ने में दिक्कत होगी। 1 इंच होगी तो उसमें लचक अच्छी होगी, तो उसको मोड़ करके किसी भी आकार में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती, इन्हें चीरकर पतली खपच्चियां बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियां लचीली होती है। देखिए यही मैंने आपको अभी बताया कि पतली जो खपच्चियां होती हैं उनमें लचीलापन होता है, खपच्चियों में लचीलापन होता है, लचीलापन, और इसी लचीलापन होता है, और इसी लचीलेपन के कारण ही उसे आकार देना आसान हो जाता है कि हम आसानी से उसे आकार दे सकें। अब पतली खपच्चियां लचीली होती हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है, यानी आपको बहुत अच्छी तरह से अगर दाव को चलाना आता होगा तभी आप बांस को काटकर खपच्चियों के आकार में रख सकते हैं। तो दाव बहुत धारदार चाकू होता है और उसे चलाने की कला में हर कोई प्रवीण नहीं हो सकता, सबको उसको चलाना नहीं आता, इसीलिए बहुत उस्तादी का काम है। बहुत अच्छी तरह जिसको आता होगा वही दाव चला करके बांस की खपच्चियां बना सकता है। अभ्यास के दौरान इसे सीखा जा सकता है, लेकिन कम हाथ चलने वाले लोग इसे ले करके बांस को
नहीं काट पाएंगे। फिर कहा है कि हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। हाथों की कलाकारी के बिना, यानी आपके अंदर वो प्रवीणता अगर है तभी आप उसे एक बराबर नाप की खपच्चियां काट सकते हैं। देखिए, वास्तव में हाथ का कोई भी काम अगर कोई करता है तो उस काम को करने में कलाकारी की आवश्यकता तो होती है, और कलाकारी की आवश्यकता वास्तव में तभी अच्छी होगी। एक तो बांस कड़ा होता है, दाव चाकू भी बहुत तेज होता है, बराबर आकार में खपच्चियां निकालना बिल्कुल आसान काम नहीं है। तो बहुत कलाकारी जिसके पास होगी हाथ की, वही इस काम को आसानी से कर सकता है। इस हुनर को, हुनर कहते हैं गुण, हुनर का मतलब ये आपके अंदर का गुण, इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। यानी कि आप 1-2 दिन में बांस को काटना, खपच्चियां बनाना नहीं सीख सकते। ये बहुत कलाकारी का काम है, बहुत धीरे धीरे किसी को आता है। काफ़ी लंबे समय तक काट छांट करके थोड़ा थोड़ा अभ्यास से ही इस काम को सीखा जा सकता है। तो जिस तरह आसानी से सुनने में लग रहा है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि बांस बहुत कड़ा होता है, कठिन होता है, और चाकू बहुत धारदार होता है। उस आधार पर संतुलन बनाकर बराबर की खपच्चियां काटना बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा परिश्रम का कार्य है, हुनर का काम है। आपके अंदर उतनी कलाकारी होगी तो ही आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। या बहुत दिनों से अगर आप इस कार्य को कर रहे हैं, ये बहुत दिनों का अभ्यास आपका है, तो आपके लिए ये काम कठिन नहीं है। लेकिन किसी नए व्यक्ति के लिए इस तरह का कार्य देखा जाए तो वो अपने में बहुत कठिन कार्य है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव का काम आता है। अब होता क्या है कि अगर हम किसी टोकरी को बनाने चल रहे हैं तो हमने पतली पतली खपच्चियाँ तो काट ली। अब खपच्चियों का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो कड़ा होता है। बांस का जैसे जो ऊपरी सतह होती है बांस की, वो काफ़ी कड़ी होती है। अब हम क्या करेंगे, दाव को हाथ में लेकर खपच्चियों को ऊपर से छीलते हैं, और छीलते छीलते बिल्कुल चिकना कर देते हैं, पतला और चिकना, इतना चिकना कि उसके जो रेशे हैं वो हाथ में न चुभें। नहीं तो बांस के जो रेशे हैं अगर हाथ में चुभ जाएं तो वो आसानी से निकाले भी नहीं जा सकते और आपको गहरा घाव दे सकते हैं। तो इसीलिए टोकरियां बनाने के पहले बांस की खपच्चियों को दाव के सहारे पतली पतली छील कर चिकनी की जाती है। इतनी चिकनी की जाती है कि वो हाथ में आपके लगे ना, चुभे ना, आपको किसी तरीके का घाव उससे ना हो। ऐसे करके उसे चिकना किया जाता है। और देखिए इसको कैसे किया जाता है। दाव को लेते हैं हम अपने बाएं हाथ में खपच्ची को पकड़ेंगे और दाएं हाथ में हम दाव लेंगे और उसके सहारे हम उसको छील छील के, ये दाव का बराबर पट्टी पे पड़ना और उसको छीलना, ये भी अपने में कला है। नहीं तो आपका हाथ में घाव बन सकता है, चोट लग सकती है, या वो धारदार चाकू लग सकता है। तो ये पकड़ने का तरीका है कि बाएं हाथ में हम खपच्ची पकड़ेंगे और दाव को दाएं हाथ में लेंगे, दाहिने में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। तर्जनी
इस उंगली को कहते हैं। ये दाव के बिल्कुल नीचे होती है, खपच्ची के ठीक ऊपर, दाव के बिल्कुल नीचे दबा करके उसको छीला जाता है। तो कितना कठिन काम है कि तेज धार का जो चाकू है वो आपकी तर्जनी उंगली के से बिल्कुल नज़दीक और बांस को छीलने का कार्य करता है। ऐसी स्थिति में जरा सा संतुलन बिगड़ा या कोई कठिनाई हुई तो वो तुरंत आपके हाथ को छील देगा। तो इस दौरान दायां हाथ का अंगूठा दाव के अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। जब तक वो बिल्कुल चिकनी नहीं हो जाती तब तक इस प्रक्रिया को करते रहते हैं। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। अब हमको रंग बिरंगी डलिया चाहिए तो हम खपच्चियों को पतली पतली को हम एक रंग में भिगोकर रात भर रखते हैं और जब उसका रंग चढ़ जाता है तो हम उसे प्रयोग में लाते हैं। और इसको रंगने के लिए हम क्या करते हैं, इमली, गुड़हल की पत्तियों आदि का उपयोग करते हैं। रंगने के लिए हम उपयोग में लाते हैं इमली और गुड़हल की पत्तियों का। काले रंग के लिए इन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों तक मिट्टी में दबा दिया जाता है जिससे ये काली पड़ जाती है, दबा कर रख दिया जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। ठीक वैसे ही आप आड़ा तिरछा रखकर धागे की तरह एक दबाना एक उठाना करके बिनाई करते हैं। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रख लेते हैं। यानी कि चित्र में कैसे दिखाया गया है कि खपच्चियों को आड़ा तिरछा, यानी एक खपच्चियाँ ऐसे जाएंगी तो दूसरी ऐसे जाएंगी और ऐसे करते हुए हम हर बार एक हिस्से को नीचे दबाएंगे, एक को ऊपर, और एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है। ऐसे करते करते हम चौकोर पट्टी की तरह बनाएंगे, फिर इसको आकार देते हैं। तो चित्र में ऐसे ही दिखाया गया है जो मैंने आपको बता दिया। आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे यानी एक को नीचे दबाना, एक को ऊपर, फिर एक को नीचे, एक इसको अगली बार में इसको ऊपर करेंगे तो इसको नीचे करेंगे। तो इस तरीके से चटाई के आकार से हम इसको बीनते हैं, एक को नीचे एक को ऊपर, एक को नीचे एक को ऊपर। तो इस तरीके से इसके ऊपर करके ये चटाई की तरह बुना जाता है, ऊपर नीचे करते हुए। और चेक के डिजाइन में हम इसे बुनते हैं। पलंग के निवाड़ की बुनाई आप लोगों ने देखी होगी। पलंग की निवाड़ जो बनती है जिसमें पहले एक सिरे को ऐसे करके लपेट दिया जाता है पूरा, फिर एक उठाते हैं एक गिराते हैं, एक उठाते हैं गिराते करके हम पूरे पलंग के निवाड़ को बुन देते हैं। ठीक वैसी ही बुनाई यहाँ बांस की खपच्चियों से भी किया जाता है। टोइल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर से नीचे जाता है, इससे कई सारे डिजाइन बन जाते हैं। तो ठीक वैसे ही होता है जैसे अगर इन खपच्चियों में कोई डिजाइन देनी है तो हर बार हम एक उठाना एक गिराना, ताने बाने को की जगह हम 2-3 को ले लेते हैं और 2-3 को उठाते हैं, एक को गिराते हैं। ये कलाकारी खुद के ऊपर है। जैसे आपने स्वेटर की बुनाई देखी है, जैसे आपने निवाड़ के पलंग की बुनाई देखी है, उसमें अगर डिजाइन डालना है तो उस डिजाइन के हिसाब से उसके ताने और बाने को उठाना और गिराना पड़ता है, उससे डिजाइन बन जाती है। और अगर एक एक उठाएंगे तो वो चेक की तरह बन जाएगा, क्रॉस की तरह चेक बनता चला जाएगा, एक उठाना एक गिराना। और अगर डिजाइन बनानी है तो उसमें किसी 2 को उठाया एक को गिराया, या 3 को उठाया एक को गिराया, ऐसे करके अलग अलग डिजाइन भी निकाली जा सकती है। ये कलाकारी बिनने वाला खुद अपनी समझ के आधार पर करता है। तो कई सारे डिजाइन भी इसमें बन जाते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ दिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है। यानी जहां से हम शुरू करते हैं
उस सिरे को और जहां हम ख़त्म करते हैं उस सिरे को हम अगर नहीं दबाएंगे, नहीं मोड़ेंगे या उसे किसी तरीके से नहीं रोकेंगे तो बिनी हुई पूरी टोकरी खुल जाएगी। तो उस सिरे को दो तरीके से हम रोक सकते हैं, या तो हम उसे मोड़कर नीचे के 2-3 लाइनों में लाकर उसे फंसा दें, या क्या कर सकते हैं कि हम उसे अच्छी तरह चोटी की तरह गूंथकर नीचे के सिरे में फंसाकर दबा देते हैं, कस देते हैं कि ताकि वो ना निकले। कई सिरों में दबने के बाद उसका सिरा जो रहता है पूरी तरीके से दब जाता है, तो वो निकलेगा नहीं और ना किसी को चुभेगा। तो इस तरीके से भी तैयार होता है। तो आप चोटी की तरह गूंथ दीजिए या कट सिरों को काट कर नीचे की ओर मोड़कर फंसा दीजिए और टोकरी को मनचाहा आकार देकर मनचाहे रंग में, चाहे जिस काम के उपयोग के लिए हम उसे तैयार कर लेते हैं। इसी को कहते हैं हाथ की कलाकारी। चाहो तो बेचो और चाहो तो घर में रखो। तो ये हाथ का काम है। मैंने ये भी जाना है कि बहुत जगह पर इसे उद्योग धंधे के रूप में सिखाया जाता है उन बच्चों को जिन बच्चों को किसी भी कारण से पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। उन बच्चों को इस तरह के कार्य अगर सिखा दिए जाएं तो वो अपने अर्थोपार्जन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब भी एक कलाकारी है। बिनाई भी अपने में एक कलाकारी है। इस कलाकारी को कम नहीं आंकना चाहिए। तो इस तरह से बांस की खपच्चियों का उपयोग कितने तरह से हमारे जीवन में है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा उन्होंने बताई है कि जिस बांस को बेकार और झाड़ समझा जाना चाहिए, उस बांस की उपयोगिता को अगर हम समझ लें तो खाने की चीज़, उसका मुरब्बा से लेकर और मृत्युशैया पर लेटने तक की चीज़ें बिना बांस के पूरी नहीं की जा सकती। तो मैंने आपको ये पाठ पढ़ा दिया, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैं इसके प्रश्नोत्तरों को आगे आपको बताऊंगी। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।